नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग भारत का अपवातन भाग 3 देखेंगे। भारत का अपवातन या नदी तंत्र भाग 1, भाग 2 हम लोग देख चुके हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र की सारी नदियों को हम लोग देखे हैं। भाग 3 में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा दक्षिण का भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेते हैं। स्पेशली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अगर बात देखा जाए उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या तो अपना जल, नदियों की मैंने खास विशेषता बताई थी कि नदियाँ बहते हुए या तो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं या फिर सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं जो स्थल भागों में विलुप्त हो जाती हैं। तो ज़्यादातर नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की, वो अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी या फिर अरब सागर में गिराएंगी। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनका क्रम हम लोग देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण, जो कि कभी कभी एग्जाम्स में उनका क्रम बिठाने के लिए पूछा जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम ये व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आप लोग याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। अब चलिए हम लोग इसमें से इम्पॉर्टेंट जो नदियाँ हैं उसको लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, मैंने बताया था ना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक ऐसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी, दूसरी नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराएंगी। तो हम लोग चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अपना जल कहाँ गिराएंगी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इसमें जो है पहली नदी हम लोग लेते हैं वो है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। पहली नदी महानदी को लेते हैं। महानदी देखते हैं कि महानदी से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है आपका। देखिए, ये महानदी, ये बहते हुए ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो चलिए देखते हैं महानदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाए कि महानदी का प्राचीन नाम क्या है, तो महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। क्या है? चित्रोत्पला। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। इसके अलावा इस महानदी को महानंदा नदी तथा नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको महानंदा एवं नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है महानदी को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम देखते हैं कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम की अगर बात की जाए तो महानदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है। अमरकंटक के पठार में एक जगह पड़ता है सिंघोवा। क्या जगह पड़ता है? अमरकंटक का पठार। याद रखिएगा, इस अमरकंटक के पठार से महानदी का उद्गम होता है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ये सब अमरकंटक का पठार जो है यहीं से होता है। तो अमर उद्गम इसका अमरकंटक के पठार में एक स्थान पड़ता है सिंघोवा, और यही सिंघोवा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है। यहाँ से निकलने के बाद महानदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ये नदी
पारादीप के समीप, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप के समीप बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र देखा जाए, अपवाह क्षेत्र मतलब कौन कौन से राज्यों से होकर के ये नदी बहती है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस राज्य से होकर महानदी प्रवाहित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको राज्य याद रखना होगा। महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा। इन 4 राज्यों से हो करके महानदी बहती है। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब फिर क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में महानदी का अपवाह क्षेत्र सबसे लंबा होगा। तो इसका इन 4 राज्यों से होकर महानदी बहती है, लेकिन इन 4 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होगा। मतलब महानदी की सबसे ज़्यादा लंबाई इन 4 राज्यों में से किस राज्य में पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। फिर बात करते हैं कि महानदी की टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ जैसे शिवनाथ, सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंक, ये सब इसकी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंक। अच्छा, इस महानदी पर एक ही बहुत ही चर्चित बांध बना हुआ है। वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। और इसके अलावा कुछ बांध और भी हैं जो छोटे छोटे। हीराकुंड बांध तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अलावा रुद्री बांध और गंगरेल बांध, ये भी याद रखिएगा। इस नदी पर हीराकुंड बांध, और आप लोग जानते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में है? वो है उड़ीसा में, संबलपुर जिले में। हीराकुंड बांध, रुद्री बांध, हीराकुंड बांध बना हुआ है, रुद्री बांध बना हुआ है, गंगरेल बांध बना हुआ है। ये चीज ध्यान रखना, गंगरेल, गंगरेल बांध, ये सब बने हुए हैं। महानदी जो है, नीचे दिख रहा है कंप्यूटर जी, महानदी जो है बहते हुए एक वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। मतलब इन राज्यों में बहती है तो ऊपर से इसका सैटेलाइट व्यू अगर देखा जाए तो जैसे वृक्षों की शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे ही वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का ये निर्माण करती है महानदी। समझ में आया? तो पूरी तरीके से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो वो नदी है महानदी। महानदी यहाँ लिख देता हूँ, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का ये नदी निर्माण करती है और फाइनली बहते हुए उड़ीसा में आती है और पारादीप के निकट ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली नदी लेते हैं। अगली नदी हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप से होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से होता है। ये नदी, कृष्णा नदी, अपने उद्गम स्थान से बहते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय भारत अर्थात ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी। तो चलिए देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है, यहां से उद्गम होता है। इसके बाद ये नदी जो है 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के बहती है। कौन कौन से राज्यों से कृष्णा नदी बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1400 किलोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कोयना नदी, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों की बात की जाए, इसकी सहायक नदियों में तो कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी। इस नदी पर श्रीशैलम एवं नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है तथा अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध एवं नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तथा एक बांध और बनाया गया कृष्णा नदी पर जिसका नाम है अलमाटी बांध, और ये अलमाटी बांध कर्नाटका में बनाया गया है। ठीक है, तो ये बांध भी, कृष्णा नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, किस राज्य में बने हुए हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगली नदी लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी। अगली नदी की अगर हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदी है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ये भी बहुत ही प्रमुख नदी है। गोदावरी नदी से काफ़ी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो हम लोग गोदावरी नदी का उद्गम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये भी महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नासिक, और इस नासिक जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है त्रयंबकेश्वर। यहीं से त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी नदी जो प्रवाहित होती है, तो ये गोदावरी नदी 6 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। वो 6 राज्य कौन कौन से, अर्थात इसका अपवाह तंत्र 6 राज्यों में पड़ता है। तो गोदावरी नदी
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के बहती है। गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत, मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी, अभी पिछली नदी जो मैं बता रहा था वो थी कौन सी? कृष्णा नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, और सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग जानते हैं गंगा नदी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अब सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, कुल लंबाई देख ली जाए तो इसकी कुल लंबाई आपकी 1461 किलोमीटर। कितना? 1461 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। सॉरी 65 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1465 किलोमीटर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है गोदावरी नदी, ये दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी नदी को क्या क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी नदी का घाटी क्षेत्र जो है वो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्र जो है कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है? तो इसका नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र जो है कोयला, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस नदी पर, गोदावरी नदी पर पोचमपाद एवं जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। कौन सी? पोचमपाद एवं जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित हैं। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि पोचमपाद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। लेकिन अगर राज्य पूछ ले तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पोचमपाद ये कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। जबकि जायकवाड़ी जो जल विद्युत परियोजना है गोदावरी नदी पर है। और राज्य अगर देखा जाए तो राज्य ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन से राज्य? महाराष्ट्र में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली नदी देखते हैं। अगली नदी हम लोग लेते हैं कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में हम लोगों ने महानदी को देखा, कृष्णा को देखा, गोदावरी को देखा। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कावेरी नदी को देखते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे ये एकदम दक्षिण की ओर है, वहाँ प्रवाहित होती है, बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसका उद्गम स्थान अगर देखा जाए, कावेरी नदी का उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान जो है कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य से? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में एक स्थान पड़ता है ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। और यहीं ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी यहाँ से निकलने के बाद 3 राज्यों में प्रवाहित होती है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्चुअली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती हैं, वो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। उसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट करके जो है अगल बगल के राज्य ऑप्शन में डाल के फिर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। इन 3 राज्यों में कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र पड़ता है। अगर फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबाई कावेरी नदी की किस राज्य में पड़ेगी, तो वो पड़ेगी तमिलनाडु में। कावेरी नदी की इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबाई तमिलनाडु में पड़ेगी। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कितना? कुल लंबाई 800 किलोमीटर के करीब है कावेरी नदी की। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी पर कुछ बांध, नदी द्वीप और जो है जलप्रपात भी अवस्थित हैं। तो कावेरी नदी पर एक जलप्रपात अवस्थित है जिसका नाम है शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात? अर्थात शिव समुद्रम नामक जो जलप्रपात, प्रसिद्ध जलप्रपात है, वो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है आपकी कावेरी नदी बनाती है। शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी करती है। इसके अलावा कावेरी नदी कुछ नदी द्वीप भी बनाती है। नदी द्वीप समझते हैं? जैसे नदी के बीच में कुछ उभरा हुआ स्थल भाग, ठीक चारों ओर से जो जल से घिरा हो। तो ये कौन से नदी द्वीप का निर्माण करती है? तो ये शिव समुद्रम एवं श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्री रंगपट्टनम नामक नदी द्वीप बनाती है। क्या? नदी द्वीप। अगर पूछा जाए क्वेश्चन श्री रंगपट्टनम नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो करती है आपका कौन सी? कावेरी नदी करती है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर कावेरी नदी से और देखा जाए तो ये हेयर पिन के जैसे अनेक मोड़ लेती है। हेयर पिन के जैसे अनेक मोड़ लेती है। आप लोग समझ रहे हैं? हेयर पिन जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, हेयर पिन, ठीक ऐसे हेयर पिन के जैसे अनेक मोड़ का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि हेयर पिन के जैसे अनेक मोड़ कौन सी नदी लेती है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी है जो पूरे वर्ष बहती है, तो वो है कावेरी नदी। इसका रीज़न मैं आप लोग को समझा दूं कि मैंने बताया था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अर्थात हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र की विशेषता ये है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ये सतत वाहिनी होती हैं, अर्थात पूरे वर्ष बहती हैं। पूरे वर्ष बहने का कारण ये है क्योंकि इन नदियों का उद्गम ज़्यादातर हिमालय के क्षेत्रों में होता है जहाँ पे बर्फ़ जमे होते हैं, हिमनद से होता है, वहाँ बर्फ़ पिघलते रहते हैं और नदियों में जल आता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं ये पूरे वर्ष बहती नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि इन नदियों की जो डिपेंडेंसी है वो वर्षा के जल पर निर्भर है। ये नदियाँ किस पे निर्भर हैं? वर्षा के जल पर। जब बारिश का मौसम आता है तो ये नदियों में जल काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है और ये बहने लगती हैं। जबकि बारिश का सीज़न जब नहीं होता है तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है या तो बहना बंद कर देती हैं, उनमें बहुत ही कम जल बचता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एक नदी अपवाद है इसका जो पूरे वर्ष बहती है, वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी का पूरे वर्ष बहने का कारण ये है क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है वो ऐसे क्षेत्र में पड़ती है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और वो बारिश करके इस क्षेत्र को देता है, फिर आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून दोनों के क्षेत्र में कावेरी नदी पड़ती है और फलतः ये आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों का जल प्राप्त करती है। इसी कारण ये कावेरी नदी पूरे वर्ष बहती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरे वर्ष जो है बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी
प्रायद्वीपीय भारत की नदी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, अर्थात कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ये नदी फाइनली बहते हुए जो है डेल्टा का निर्माण करती है तमिलनाडु में, और तिरुचिनापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व ही इसका डेल्टा प्रारंभ हो जाता है, और ये जिस डेल्टे का निर्माण करती है उसको समकोणिक डेल्टा कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो करती है समकोणिक डेल्टा। ठीक है, इसको ये था भारत का अपवाहतन भाग 3। इसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों के लिया जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती थी। अब हम लोग इसमें जो भाग अगला पार्ट लाएंगे उसमें प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को लेंगे जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।